अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तबसरा के साथ मैं हूं मोहम्मद काशिफ नवीद। और आज के इस प्रोग्राम में हम जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे उनमें टूरिज़म का टॉपिक भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा रहेगा। उसके साथ साथ कुछ नातिया प्रोग्राम्स जो हैं वो भी इसका हिस्सा रहेंगे, और कैरियर काउंसलिंग जो आजकल के जदीद दौर में जिसकी ज़रूरत इंतहाई शद्दोमत के साथ महसूस की जा रही है उसका ज़िक्र भी होगा। आज हमारे साथ प्रोग्राम में जो हमारी मेहमान शख्सियत हैं, बहुत सारी फील्ड में वो काम कर रहे हैं। डेरा इस्माइल ख़ान से उनका ताल्लुक़ है, टूरिज़म की फ़ील्ड से भी मुंसलिक हैं। फैमिली टूरिज़म हो या बैचलर टूरिज़म हो, डेरा इस्माइल ख़ान के बहुत से लोगों को वो साथ लेकर जाते हैं और पाकिस्तान के जो शुमाली इलाका जाते हैं उनके टूर्स जो है वो अरेंज करते हैं। इसके अलावा नातिया प्रोग्राम जो हैं वो भी अरेंज करते हैं, और उनका जो सबसे बड़ा दावा है वो ये है कि बग़ैर पैसे के भी कारोबार चलाया जा सकता है। तो हमारी आज की जो मेहमान शख्सियत हैं उनका ताल्लुक़ डेरा इस्माइल ख़ान से है और उनका नाम है हाफिज़ मोहम्मद भट्टी। भट्टी साहब से बात करते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो शुरू करते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये सारी मसरूफ़ियात जो हैं इसके लिए वो वक्त किस तरह अरेंज करते हैं और ये तमाम तर जो सिलसिला इनका है वो कैसे चला रहे हैं। अच्छा भट्टी साहब, सबसे पहले तो आप ये बताएंगे कि टूरिज़म की फ़ील्ड में आप काफ़ी सारा काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों को जो है आप लेकर जाते हैं, तो इतने सारे लोगों को इकट्ठा करके कहीं ले जाना और फिर उनके जो इंतज़ामात होते हैं उनको अरेंज करना, क्या ये मुश्किल नहीं होता आपके लिए? हाँ, सबसे पहले तो मैं आपका और आपकी टीम का तकमील न्यूज़ का इंतहाई मशकूर हूँ, और मैं इस काबिल न था कि आप मेरा इंटरव्यू लेते, लेकिन अल्लाह आपको जज़ा खैर दे। आपके सवाल के हवाले से ये है कि देखें, जिस फील्ड में भी आप इंटर होते हैं और कुछ वक्त आपको गुजर जाता है, तकरीबन 2011 से मैं टूरिज़म से वाबस्ता हूँ और भट्टी टूर्स के नाम से मैंने कंपनी बनाई और उसके बाद टूर ले गया। तो यकीनन जो शुरू में थोड़ी बहुत मुश्किलात थीं और उसके बाद फिर वक्त गुजरता गया। मुख्तलिफ़ मिजाज होते हैं, ऐसे लोग होते हैं, कोई सख्त मिजाज का है, कोई नरम मिजाज का है, और दोनों को मैनेज करना और एक साथ उनको रिहाइश देना, तो ये फिर वक्त के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह आसान हो गया। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही आसान है, और यकीनन जो लोग मेरे साथ जाते हैं मुझे देख रहे होंगे, और अब अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि 100% लोग जो मेरे साथ जाते हैं वो मुतमईन होकर आते हैं। अच्छा, ये तो बात हो गई, लेकिन इस फील्ड को चॉइस कैसे किया आपने? क्या सोचकर आपने ये फील्ड चूज़ की टूरिज़म की, और आप डेरा इस्माइल ख़ान से जो है लोगों को आप ले गए टूर्स के लिए? शायद हादसाती ही कहूँगा, क्योंकि पहली दफ़ा जब मैं रमज़ान मुबारक, गर्मियाँ चूँकि डेरा इस्माइल ख़ान की आप सबको मालूम है कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो पूरे रमज़ान के लिए मैं फ़ैमिली को ले गया कागान। तो पूरे 30 दिन जो थे रमज़ान के हमने वहाँ गुजारे। मकसद ये था कि वो ठंड में गुजर जाएं, और एजुकेशन से चूँकि रिलेटेड हो तो गर्मियों में छुट्टियाँ होती हैं, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा मसला ये था कि वो 30 दिन जो मैंने वहाँ गुजारे वो मेरे लिए यूँ मुश्किल थे कि मैं कुछ कर नहीं पाता था। या मेरे पास आइडियाज़ थे, लेकिन तो फिर उन 30 दिनों में मैंने ये प्लान बनाया कि इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर जब मैं आऊँगा तो मैं फ़ारग नहीं बैठूँगा, यकीनन अपने साथ और लोगों को ले आऊँगा। और फिर इस तरह नेक्स्ट ईयर मैं तकरीबन 72 पर्सनस का एक ग्रुप लेके आया रमज़ान के लिए। तो उसके बाद फिर मेरे लिए सिलसिला आसान होता गया और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक चल रहा है। तो 72 पर्सनस जो आप ले गए थे वो कितने दिन का? 10 दिन का टूर था? 30 डेज, पूरा रमज़ान, पूरे माह रमज़ान का टूर था। ठीक है, आप अपनी फैमिली को फर्स्ट टाइम ले गए थे एबटाबाद, तो एबटाबाद को चूज़ करने की कोई ख़ास वजह थी? फर्स्ट टाइम ले गया था नारान। अच्छा, तो उसकी चूज़ करने की वजह भी ये है, ठंडा मौसम था कि वहाँ ठंड होगी और रोज़ा चूँकि गर्मी का मुश्किल होता है जी, तो इसलिए कि चलो रोज़े भी अच्छे गुजर जाएंगे, और ये भी शौक़ होता है हर बंदे को कि मैं नई जगह देखूँ, नई जगहों को एक्सप्लोर करूँ। तो चूँकि 30 दिन वहाँ थे तो आसपास के जो ऐसे लोग बताते थे कि फ़लाँ ऊपर मैदान है या नदियाँ हैं या झरने हैं या आबशारें हैं, तो 1-2 किलोमीटर पर वो भी थे कागान के आसपास, वो भी देखे, और फिर इस तरह ये एक शौक़ भी बन गया। पर हम मतलब जब आप टूर्स कर रहे होते हैं चाहे फैमिली के साथ या दूसरे लोगों के साथ, तो इस पर अखराजात आते हैं। इसको हम आखिर में डिस्कस करेंगे कि कितना खर्च हो जाता है, लोग किस तरह जो है उसको मैनेज कर सकते हैं, आम लोग अगर जाना चाहें तो वो किस तरह अरेंज कर सकते हैं। लेकिन आपने एक बात की कि आपका ताल्लुक़ जो है वो टीचिंग से रहा, तालीमी इदारों से रहा। उसके अलावा मैंने कुछ आपके प्रोग्राम्स देखे जिनमें नातिया प्रोग्राम्स भी थे और फिर कैरियर काउंसलिंग के हवाले से भी देखा, तो ये सारी चीज़ें आप इकट्ठी कर रहे होते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारी दीगर मसरूफियात आपकी हैं।
तो उन दीगर मसरूफियात के हवाले से भी बताएं, और ये भी बताएं कि ये सारा मतलब इतने सारे जब आप काम कर रहे होते हैं तो इनको मैनेज किस तरह करते हैं आप? हाँ, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, और मेरे साथ अब ये सिलसिला कुछ चल भी यूँ रहा है जी। काशिफ भाई कि मैं अब जब मैं किसी से रब्ता करता हूँ तो मैं उससे पूछता हूँ कि आप मुझे जानते हैं, तो वो कहते हैं हाँ मैं आपको जानता हूँ, या नहीं जानता, जो कहते हैं मैं जानता हूँ, फिर मुझे उससे पूछना पड़ता है कि आप मुझे कैसे जानते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता होता कि ये मुझे किस हवाले से जानता है, मुझे बज़्म हसान नातिया हवाले से जान रहा है या फिर टूरिज़म के हवाले से या एजुकेशन के हवाले से, और मेरी एक्टिविटीज़ रही हैं बहुत सारी। तो उन एक्टिविटीज़ के बारे में बताएं, आपने कौन कौन सी एक्टिविटीज़ में हिस्सा लिया और अभी आपकी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जारी हैं? अब ये तो काशिफ भाई एक लंबा चौड़ा वो हो जाएगा, क्योंकि जब मैंने मैट्रिक की तो बहुत सारे तकारीरी मुकाबले करवाए, शायद मैं फ़र्स्ट ईयर में ही था, और अखबार के साथ मुंसलिक रहा। फर्स्ट ईयर में मैंने आपको निजी महफिल में एक दफ़ा पहले भी बतलाया। इस तरह फिर टूरिज़म आपके सामने है, और 2011 से हमने इदारा बनाया फातिमिया गर्ल्स कॉलेज के नाम से, उससे मुंसलिक रहा। फिर वहाँ चूँकि हॉस्टल था तो उसका मेस मैंने संभाला, तो फिर मैं मतलब फूड इंडस्ट्री के साथ भी मुंसलिक रहा, और एक्टिविटीज़ का शौक़ था, सोशल मैंने बहुत ज़्यादा वर्क किया है। तो इसलिए मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि मैं एक दीनदार फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो मेरे लिए जो सोशल था, यानी कि काशिफ भाई इस बात को थोड़ा सा चूँकि बात लंबी ना हो जाए लेकिन मैं मुख्तसर करता हूँ कि हमारी जो फील्ड है, यानी कि एक दुनियादार तबका है, तो वो जब अपनी रिफ़्रेशमेंट चाहता है तो उसके लिए वो किसी सिंगर को बुलाता है या जो भी उनके तरीक़ाकार हैं। इसी तरह नातिया कलाम या नातिया जो महफिल हैं, ये यकीनन सवाब का बायस भी हैं, और साथ साथ जो मदारस के तलबा हैं वो चूँकि वो सारा दिन पढ़ाई रहती है तो जहन पर एक बोझ, तो उनके लिए ये था कि थोड़ा बहुत ये निकलेंगे, और आवाज़ों का सुनना ये भी उनके लिए एक नई चीज़ था, तो उससे उनकी थोड़ी सी रिफ़्रेशमेंट भी हो जाती है। सही। अब काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हुई, फूड इंडस्ट्री के साथ भी आप वाबस्ता हो गए, मेस की वजह से फातिमिया गर्ल्स कॉलेज भी आपने रन किया, टूरिज़म भी है, और इसके साथ साथ बज़्म हिसान के नाम से आपने एक महफ़िल बनाई हुई है जो मुख्तलिफ़ नातों के प्रोग्राम अरेंज करती है। दूसरा सवाल स्टिल उसी तरह है कि आप इन सारी एक्टिविटीज़ को मैनेज किस तरह करते हैं? क्या इनके लिए वक्त निकाल पाते हैं आप? शायद थोड़ा बहुत तो ऐसा हो कि मैं उसको मुस्तकिल मिजाजी से न कर रहा हूँ, इंसान हूँ, लेकिन ये है कि वो चूँकि सर्दियों के जो दिन होते हैं तो उसमें आपको भी मालूम है, आप एक इसमें तजर्बा रखते हैं कि टूरिज़म कम होता है, और जहाँ तक कॉलेज की बात है तो बड़े भाई हैं वो अब ज़्यादा संभालते हैं। मेस की ये जिम्मेदारी होती है कि चूँकि फ़ीमेल हॉस्टल है तो आपको सामान मुहैया करना है, जो मैं वीकली कर देता हूँ। तो मेरे पास जो सर्दियों के दिन बचते हैं वो तकरीबन फिर वो इन्हीं एक्टिविटीज़ को दे देता हूँ, और उससे मेरा अपना एक शौक़ भी पूरा हो रहा है, मैं मसरूफ़ भी रहता हूँ और दिली खुशी भी होती है। अच्छा, अब आ जाते हैं वापस टूरिज़म की तरफ, और उसमें जो हमें सबसे बड़ी चीज़ नज़र आ रही है वो ये है कि अखराजात। आपने अपनी फैमिली के साथ जब 30 दिन गुजारे, चाहे वो एबटाबाद में थे या नारान में थे, तो वो अखराजात जो है तकरीबन कितनी हद तक हुए होंगे? यानी अगर एक बंदा फैमिली के साथ जाना चाहे तो वो कितने अखराजात पे करके जा सकता है, या अगर एक बैचलर है, एक सिंगल बंदा है, वो जाए तो उस पर कितना तकरीबन खर्च आता होगा? काशिफ भाई इसमें दो चीज़ें हैं जी। एक तो ये है कि आपने सिस्टम को बेहतरीन तरीके से मैनेज करना है, ठीक है, और दूसरा मैं ये समझता हूँ कि आपको यानी कि इसमें दीनी वाबस्तगी भी चाहिए। उसमें है सदका, आपने सुना होगा बड़ों सौ के लगाने से मिलता है, बिल्कुल। तो ये भी एक तरीका कार आपने जहन में रखना है, सदका करते रहना। मैं जब फर्स्ट टाइम गया था तो यकीन करें उस वक्त मुझे अंदाज़ा नहीं था कि कितना ख़र्चा होगा। बाहर शहर है तो मेरे जहन में यही था कि जो डी खान में चीज़ें मिलती हैं तो वहाँ तो महंगी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने तरतीब रखी कि मेरी पूरी कोशिश होती थी कि जब मैं खाना खा रहा हूँ तो मेरा मेहमान भी कोई साथ शामिल हो जाए, तो आस पास के मसाजिद के इमामों को, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक बड़ी तरतीब रखी। अच्छा, तो उससे भी एक निज़ाम चलता था। बाकी जहाँ तक मैनेज करने की बात है वो ये है कि आप जब घर से निकलते हैं तो एक पूरी तरतीब के साथ निकलें। अक्सर ऐसा होता है कि आप जब टूर पर जाते हैं तो वहाँ जाके आपको याद आता है कि जी मैं माचिस भूल गया, या मैं छुरी भूल गया, या ओहो ये जगह हमने देखी है और यहाँ क्रिकेट खेली जा सकती थी और तो अब मैं बैट और वो सामान भूल गया। इस तरह बहुत सारी चीज़ें। तो अगर एक तरतीब बना दें, और इस हवाले से मेरी एक वीडियो भी है, तो उस तरतीब से जाएँ तो इंशाल्लाह आप मैनेज कर सकते हैं। अगर आप सिंगल की बात कर रहे थे जी, एक अगर सादा हाई एस जो चलती है या बक्सा है तो मेरे ख्याल में 8 से 10 हज़ार पर हेड में बंदा आसानी से जा सकता है अगर 12-13 अफराद हों।
अच्छा। और जहाँ तक कार की बात है तो कार अपनी होती है, तब भी सिंगल के लिए यही है। और फैमिली है तो उनके लिए चूँकि रूम अलग लेना पड़ता है, लड़के तो 8-10 भी उसमें एडजस्ट हो जाते हैं, तो थोड़ा सा आप उसको एक्स्ट्रा लगा लें पर हेड के हिसाब से। तो अगर तरतीब हो तो कोई इतना खर्चा नहीं है। अच्छा, 12 से 13 अफराद हों, 8 से 10 हज़ार रुपये खर्च हो जाते हैं सिंगल बंदे के, तो वो कितने दिन का टूर बन जाता है? 5 कम से कम 5 मैं समझता हूँ। डेरा से जाना चाहिए तो आपके पास 5 दिन होने चाहिए। जैसा कि आपके पास ये नारान का गान है या कश्मीर है, ये जो आपका शॉर्ट डिस्टेंस में बन रहा है, मतलब शॉर्ट में इसलिए कह रहा हूँ कि अब चूँकि सूरत हाल ये है कि लोग स्कर्दू या खुंजरा पास आप भी गए हैं, मुख्तलिफ जगहों पर जा रहे हैं, तो शुरू के जो टूर लगाने चाहिए वो मैं आप राय दूंगा कि नारान है या कश्मीर है या सवात है। और मरी के हवाले से तो मैं आपको ये कहूँगा कि वहाँ पानी की भी किल्लत है, जाना चाहिए, बिल्कुल कोई मसला नहीं है, लेकिन बेहतर सबसे फैमिली के लिए जो है पहला टूर अगर कोई करे तो पहला उसको नारान का करना चाहिए, जिससे उसकी वो जिसको आप कह सकते हैं कि उसकी हिस्स भी बढ़ती है, हिस्स भी बढ़ जाएगी, झिझक भी दूर हो जाएगी। अच्छा, नारान के साथ साथ सवात में, मैंगोरा में अगर हम जाते हैं तो कालाम में अच्छे खासे हमें टूरिस्ट पॉइंट्स मिल जाते हैं। पहला सवाल तो ये कि नारान और कालाम की निस्बत अगर हम फैमिली के साथ जाते हैं तो इन दोनों में से कौन सी जगह आप सजेस्ट करेंगे? सबसे बेस्ट मैं ओवरऑल जो सजेस्ट करूंगा, जिसका पहला टूर हो वो नारान ही जाए। अच्छा। उसकी एक वजह तो ये है कि रोड बिल्कुल ठीक है, आप मतलब आसानी से जा सकते हैं। जैसे उनका मेन पॉइंट है बाबूसर टॉप, तो वहाँ तक आपकी अपनी गाड़ी जा रही है, और अगर आप सवात की मॉडर्न झील जाते हैं तो आपको यकीनन जीप करनी पड़ेगी। तो एक तो ये फ़ायदा है। दूसरी बात ये है कि सवात की बनिस्बत नारान के जो है वो रेट मुनासिब है। अच्छा। और चूँकि होटल्स इतने ज़्यादा हैं कि वो उसमें इतना वो आपको हर किस्म का रेट मिल जाता है, यानी कि आपको 1500 का रूम भी मिल जाएगा, 2000 का भी, 10-20 हज़ार का भी, तो आपको अपनी रेंज के मुताबिक वहाँ होटल मिलेगा ज़रूर। सही, यानी नारान में होटल चूँकि बहुत ज़्यादा हैं तो कंपटीशन भी होगा, और वहाँ बंदा अपनी चॉइस के मुताबिक एक कमरा ले सकता है, अपने बजट के मुताबिक कमरा ले सकता है बनिस्बत सवात और कालाम के। अब आपने एक बहुत बड़ा दावा भी किया था कि बग़ैर पैसों के जो है कारोबार चलाया जा सकता है, तो ये थोड़ी सी मंतक मेरी समझ में नहीं आई। ऐसा कैसे मुमकिन है कि हम कोई बिज़नेस शुरू करें और उसमें पैसा भी ना लगाएं और फिर भी वो बिज़नेस रन हो जाए? तो इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए। काशिफ भाई, मैं इसी हवाले से आजकल काम कर रहा हूँ, कैरियर काउंसलिंग के हवाले से। अच्छा। और मैं ये चाहता हूँ कि जो अभी मैट्रिक के तलबा फ्री हो रहे हैं, जो गलतियां हम कर चुके हैं या हमारे दोस्त कर चुके हैं वो अब ये ना करें। अच्छा, कैरियर काउंसलिंग के हवाले से जिन गलतियों की आपने बात की है, अगर मैं भूल जाऊं तो आप मुझे ज़रूर याद कराएंगे। ये गलती मुझसे भी हुई थी कैरियर को चूज़ करने में। आप अपनी बात कंटिन्यू करें जी। तो उस हवाले से बात शायद लंबी हो जाए, लेकिन ये ज़रूरी है सुनने वालों के लिए भी कि हम जब अब 10th करते हैं तो एक दोस्ती, एक ताल्लुक बन जाता है। कोई 6 से 10 तक पढ़ रहा है, कोई 7, 3-4 साल की एक दोस्ती ताल्लुक बन जाता है, तो एक लगाव सा हो जाता है। और हम उसी लगाव की बुनियाद पर, दोस्ती की बुनियाद पर ये फैसला करते हैं कि भाई आप बायो ले रहे हैं तो मैं भी बायो लेता हूँ, अगर आपने कंप्यूटर सेलेक्ट किया तो मैं भी कंप्यूटर सेलेक्ट करता हूँ। तो हालांकि हमें पता ही नहीं होता कि मेरा कैरियर है और मैंने पूरी ज़िंदगी गुजारनी है, और मुझे माँ बाप पैदा करने वाले हैं, वो मेरे लिए बेहतर सोच सकते हैं, मेरे असाज़ा मेरे लिए बेहतर सोच सकते हैं, लेकिन हम उस दोस्ती की बुनियाद पर सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, नंबर 1। दूसरी बात है जी, इदारा भी ऐसे ही सेलेक्ट कर लेते हैं कि जी तो आप जहाँ जाएंगे तो मैं भी वहाँ जाऊँगा। तो वो उसका नुकसान ये होता है कि 4-5-6 साल बाद जाके हमें समझ आती है कि भाई मेरे अंदर ये चीज़ थी ही नहीं। अब काशिफ भाई, हज़ारों फील्ड्स ऐसी हैं, हज़ारों, हम उसकी तरफ जाते नहीं। हमारे पास बस एक वो बना हुआ है कॉन्सेप्ट वालदैन का भी कि जी इन्होंने मेडिकल में जाना है, इन्होंने जी इंजीनियरिंग करनी है, ये है वो। हालांकि आप हैरान होंगे कि जिसको हम कभी कभी हंसते हैं कि मेरा बेटा जो है वो कुक बनेगा। अब कुक तो एक अच्छा लफ्ज़ आ गया, सराइकी में कहते थे कि नई बन से नई। हालांकि हैरान होंगे कि जो कुक हैं बड़े बड़े, उनकी 2-2, 3-3 लाख तनख्वाहें हैं होटलों में, बड़े होटलों में। और इस वक्त भी डीआई खान में कम से कम आपको 40-50 हज़ार से कम कुक नहीं मिलेगा। एक मिसाल दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कुक की तरफ जाएं, एक मिसाल दे रहा हूँ। हमारे पास हज़ारों चीज़ें हैं। तो हम ये तो फिर हम एक सेमिनार कर रहे हैं 8 जून को, उस हवाले से भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, तो उसी में ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी, मुख्तलिफ प्रोफेशनल जो हैं वो आएंगे। अब रहा आपका सवाल के बग़ैर पैसों के, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बग़ैर पैसों की इस तरह बहुत सारी चीज़ें, एक मिसाल मैं देता हूँ। हमारे हर बंदे को किसी न किसी चीज़ की शौक़ है, सिर्फ एक मिसाल आप समझ लें
किसी को पहनावे की कि वो कपड़े अच्छे पहने, कोई टोपी अच्छी पसंद करता है, कोई चप्पलियों का शौक रखता है, हर किसी की ज़िंदगी के साथ ये चीज़ें। अब हमारे मदारस के जो तलबा हैं वो टोपी पहनते हैं, मैं उनकी एक मिसाल दूँ। अब वो सारा दिन मदरसे में रहते हैं, तो अगर लेकिन फेसबुक तो तकरीबन हर बंदा यूज़ कर रहा है इस वक्त। सिर्फ वो ये सर्च कर लें कि फ़लाँ कंपनियां, जो आप कैप्स लिखें तो मुख्तलिफ कंपनियां सामने आ जाएंगी फेसबुक पर, वहाँ से नंबर निकालें, उनके साथ रब्ता करें कि जी आपके पास फ़लाँ टोपियाँ हैं, मैंने तस्वीरें देखी हैं, ये आप किस तरह दे रहे हैं, और उनको सिर्फ इतना कहें कि ये मैं आगे बेचता हूँ, मुझे कमीशन क्या देंगे। सही। मेरे ख्याल में जो भी बेचने वाला आपको फ़ौरन कहेगा कि जी ये इतनी कमीशन 15-20-30% वो आपको बतला देगा। आपने उसी पिक्चर्स को उठा के अपनी आईडी पर लगा देना है, घर बैठे हैं। अब या तो आप बहुत मजबूर हैं, फिर उस बिजनेस का भी मैं बताता हूँ, लेकिन अगर जो नॉर्मल हमारी एज है 15, 16, 17 साल, हम फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, और ये जो टाइम हम इमरान खान को या मुनाज साहब को या नवाज शरीफ को दे देते हैं, अगर यही जो घंटा बहस पैसों को छोड़ के अगर 1 घंटा हम फेसबुक को इसीलिए दे दें कि हमने सिर्फ अपनी वो जो चीज़ है उसको अनाउंस करना है, उसके रेट लिखने हैं, तो कोई ना कोई आपसे रब्ता ज़रूर कर पाएगा। और दूसरा उसका आसान तरीका है कि आप 9-10 लड़कों को फ़ोन भी कर लें जो आपके साथ दोस्त हैं, पढ़ रहे हैं, कि यार मेहरबानी करें मुझे थोड़ा सा प्रमोट करें। ना उस पर कोई पैसे लगे, ना फेसबुक ऐड पर कोई पैसे लगे, और ना ही उससे रब्ता करने के पर कोई पैसे लगे। और चौथी बात यह कि चूँकि आपको टोपी पहनने का शौक़ है और इस तरह, तो आपको ये भी पता है कि डी खान है या जहाँ जिस शहर में आप रह रहे हैं फ़लाँ दुकान से ये टोपियाँ मिलती, तो उस दुकान वाले से भी कह दें कि मुझे पिक्चर लेने दें, आपके पास पड़ी है, जिस दिन फ़ोन करूँगा इस पते पर भेज देना। वहीं बैठे आप फ़ोन पर बिजनेस शुरू कर सकते हैं, और ये अल्हम्दुलिल्लाह लोग कर रहे हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं। और इस तरह और बहुत हैं जिसे हम सेमिनार में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अच्छा, सेमिनार की बात भी डिस्कस करते हैं, यानी वो वक्त जो हम मुख्तलिफ सियासी लीडर्स की हिमायत में या मुखालफत में फेसबुक के ऊपर ज़ाया कर रहे होते हैं, उसको हम बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज़ करके ऑनलाइन बिजनेस की तरफ भी जा सकते हैं। आपने कहा कि 8 जून को आपका सेमिनार हो रहा है, पहले तो ये बताएं कि वो किस मौजू पर हो रहा है। 8 जून को जो सेमिनार हो रहा है वो जो मैट्रिक के तलबा अभी फ़ारिग तहसील हो रहे हैं जी, उनके लिए है, और मेन मकसद जो उसमें है वो है कैरियर काउंसलिंग। ठीक है, कि आपको फ्यूचर में आपके मुताबिक कौन सा सब्जेक्ट आपको लेना चाहिए, या आपके अंदर क्या चीज़ है। यानी कि अब एक स्टूडेंट है जो शायद क्लास में 20वें 25वें नंबर पर आ रहा है, ठीक है, तो यकीनन उसको ये तो पता चल गया कि अब मैं डॉक्टरी की तरफ शायद मुश्किल चला जाऊं, कहीं ना कहीं रुक जाऊंगा, या MSc केमिस्ट्री करके कोई टीचर बन जाऊंगा, और उसके बाद वो 50, 60, 70, 80 हज़ार रुपये कमाएगा ज़िंदगी में, और फिर एक जगह जाके उसको पेंशन मिलेगी। मैं ये कहता हूँ कि अभी से अगर उसकी यही रुख है तो बेहतर है आप बिज़नेस कर लो, क्योंकि 6 साल में उसने फिर 8-10 लाख रुपए लगाने, और उसी में से अगर बिज़नेस सीखने में शायद उसे 6 माह लगे, और 6 माह बिजनेस सीखने में लगा ले, उसके बाद स्टार्ट कर ले, तो पैसे आने शुरू हो जाएंगे बनिस्बत लगाने के। उसको हफ्ते का कुछ ना कुछ आना, अगर 10,000 महीने का भी आ रहा है, तो जब तक उसने MSc केमिस्ट्री करनी है तब तक वो 50, 60, 70 हज़ार रुपये कमाना शुरू हो जाएगा। इसकी तो गारंटी फिर भी है कि वो कमा रहा होगा, लेकिन उसकी फिर भी गारंटी नहीं है कि उसकी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, क्योंकि हज़ारों स्टूडेंट हैं और सैकड़ों जॉब है, तो वो कैसे हो सकता है मुमकिन है। फिर उसने अगर प्राइवेट ही किसी स्कूल में करनी है तो बड़ी हैरानगी की बात नहीं है कि एक मजदूर जो है वो डेली का कमाता है 700-800 रुपये, यानी कि 24,000 रुपये, और प्राइवेट स्कूल में उसकी जो उस MSc केमिस्ट्री MSc फिजिक्स की तनख्वाह है वो टोटल 8-10 हज़ार रुपये है, तो उससे बेहतर वो नहीं है उस। तो ये है, थोड़ा इसको देखना पड़ेगा। कैरियर काउंसलिंग आप कहना चाहते हैं कि इंतहाई ज़रूरी है। मैंने आपसे कहा कि एक वाक़या आपसे शेयर करूंगा, मेरे साथ भी कैरियर काउंसलिंग को चूज़ करने में सबसे बड़ी गलती हुई। असल मसला ये होता है कि डेरा इस्माइल ख़ान के ज़्यादातर हमारे जो आवाम हैं वो इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे होते। मैट्रिक के बाद सब हमारे दौर में जब हम मैट्रिक कर रहे थे तो उस दौर में यही बात बार बार की जाती थी कि मैट्रिक जो है ना वो आपने साइंस के साथ करना है जी, बग़ैर इस चीज़ को सोचे समझे कि इन्होंने डॉक्टर बनना है या इंजीनियरिंग, लेकिन ये प्रेशर होता था कि मैट्रिक जो है वो आपने साइंस के साथ करनी है। जब मैंने मैट्रिक साइंस के साथ कर लिया तो फिर उसके बाद ख़ानदान की तरफ से एक प्रेशर आया कि जी आपने कॉमर्स ज्वाइन करनी है, जबकि मेरा शौक़ जो था वो जर्नलिज़म, उर्दू अदब और कंप्यूटर की तरफ था। फिर ये हुआ कि अगर कॉमर्स में जाना था तो मैट्रिक साइंस के साथ करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, आर्ट्स में की जाती उससे भी अच्छे नंबर आ जाते। फिर कॉमर्स का जब प्रेशर बढ़ गया, कॉमर्स में एडमिशन ले लिया, तो उसके बाद उन्होंने घर वालों की तरफ से ये तजवीज़ सामने आई कि अब आपकी मर्ज़ी है जो आप करना चाहें।
यानी बीच मंझधार में छोड़ दिया गया, चूँकि कैरियर काउंसलिंग के हवाले से कोई शऊर नहीं था, कोई आगाही नहीं थी। तो फिर उसके बाद अपनी मर्ज़ी के ऊपर जो हमने करना था वो किया, वो मास्टर डिग्री तक भी चला गया, BCS कंप्यूटर साइंस की तरफ भी चला गया। और फिर चूँकि जर्नलिज़म का शौक़ था, उस वक्त डेरा इस्माइल ख़ान में इतने अखबारात नहीं होते थे, TV चैनल्स इतने ज़्यादा नहीं थे, वही सिर्फ PTV हुआ करता था। तो फिर जर्नलिज्म की तरफ निकल गए, यानी वो शख्सियत जो है वो एक दब के रह गई, जो आपके अंदर था वो वही दब के रह गया। शख्सियत जो है वो डिस्पर्स हो गई, उसको समझ ही नहीं आई कि जी मैंने करना क्या है। तो कैरियर काउंसलिंग जो है ये काशिफ भाई अमूमी मसला है और ये 95% लोगों के साथ हो रहा है। सही। और अब भी जो मैंने ये सेमिनार पहले भी किया, आज से 10-11 साल पहले, मेरा इतना ताल्लुक नहीं था, 2009 था 10 शायद। सही। और मैं हैरान हूँ कि मैंने काफ़ी लोगों तक ये बात पहुँचाई कि मैं सेमिनार कर रहा हूँ, तो कोई 20-25 लोग हैं टोटल। सही। और हालांकि अगर मैं कोई शायद सिंगर बुला लेता या कोई और कर लेता तो बड़े लोग आसानी से आ जाते, लेकिन वो उनके अहम तरीन वो था। और मुझे शर्म उस वक्त आ रही थी जब 10 प्रोफेसर आए हुए थे उनको सिखाने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये हमारा अलमिया है कि हम जो सीखने की चीज़ें उस तरफ नहीं जाते। मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप जितने भी 10th के तलबा हैं सिर्फ 4 घंटे निकाल लें, आपकी 10वीं तक की ज़िंदगी एक तरफ, इंशाअल्लाह 4 घंटे के बाद एक नया आज़म लेकर निकलेंगे, एक नई सोच लेकर निकलेंगे। आपने कहा कि सैकड़ों जॉब्स हैं और हज़ारों उम्मीदवार होते हैं। सेम यही चीज़ मैंने पिछले कुछ सालों में MBA में नोट की, जहाँ DI खान में एक ट्रेंड चलता है कि अगर कुछ बच्चे MBA की तरफ चले गए और वो फिर इस्लामाबाद या कराची चले गए तो बाकी देखा देखी जो है नौजवान वो भी MBA की तरफ चले गए। और कितने ही ऐसे MBA मास्टर डिग्री होल्डर्स को मैं जानता हूँ जो मुख्तलिफ प्राइवेट स्कूल्स में जॉब्स कर रहे हैं बतौर टीचर। बिल्कुल। हमारे एक दोस्त हैं, अभी भी कुछ देर पहले आए हुए थे, उन्होंने MSc कंप्यूटर साइंस किया लेकिन अब वो टीचिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनको अपनी फील्ड के मुताबिक जॉब नहीं मिली। तो आखिर में जो संभाला देने वाली चीज़ होती है वो फिर टीचिंग ही होती है, और वो प्राइवेट स्कूल्स में टीचिंग। और दूसरी बात यह है कि उस वक्त उनको ये ख्याल आता है कि अब मैं बिजनेस कर लूँ। तो यानी कि हम बिजनेस को ये समझते हैं कि वो जो सीखने का वक्त था वो हो गया ज़ाया। और फिर जब हम उस वक्त बिजनेस को स्टार्ट लेते हैं तो कि हमने सीखा नहीं होता तो फिर नुकसान करके फिर दिल बैठ जाता है और कहते हैं यार ये क्या है। बिल्कुल वही वाली सिचुएशन जो है। अभी आपने बात की कि मेरा बेटा कुक बनेगा, कुक के लिए अच्छा, मतलब कुक एक अच्छा लफ्ज़ है, लेकिन हमारी सराइकी में कहते हैं कि जी ये तो नाई बनेगा, बावर्ची बनेगा, ये है वो है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। इंजीनियरिंग और मेडिकल के अलावा भी बहुत सारी ऐसी फील्ड हैं जहां बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। सिर्फ ये है कि आपको कैरियर काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। गुमल यूनिवर्सिटी में हमने खुद एक मुहिम चलाई, हम VC साहब से मिले, उनको हमने बहुत से डॉक्यूमेंट्स दिए शुमाली इलाकाजात के हवाले से, और ये कहा कि जिस तरह पाकिस्तान की दीगर यूनिवर्सिटीज़ में टूरिज़म डिपार्टमेंट है, यहाँ गुमल यूनिवर्सिटी में भी होना चाहिए। तो अब गुमल यूनिवर्सिटी में टूरिज़म एंड हॉस्पिटैलिटी डिपार्टमेंट जो है वो एस्टेब्लिश हो चुका है। बहुत बेहतरीन। तो उसमें आप जब पढ़कर निकलेंगे तो बतौर मैनेजर भी आप जॉब कर सकते हैं, अपना बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं, होटलिंग का, हॉस्पिटैलिटी के हवाले से भी है। तो वही चीज़ जो MBA में आप सीख रहे थे अब वो थोड़ी सी डेवलप होकर आपको इसी टूरिज़म एंड हॉस्पिटैलिटी डिपार्टमेंट में जो है नज़र आएगी। बहुत अच्छा इकदाम है इस काशिफ भाई। एक ये फ्रीलांसिंग जो है जी, अब आपके पास कोई भी एबिलिटी है तो आपने उसको इस्तेमाल करना है। और फ्रीलांसिंग के ज़रिए एक लंबा चौड़ा सब्जेक्ट है जिसको हम सेमिनार में डिस्कस करेंगे, लेकिन एक मिसाल मैं देता हूँ। DI खान की एक लड़की है जिसकी एज शायद अब होगी 16-17 साल। तो मुझे एहतशाम हसन है, यहाँ के बड़े मारूफ हैं पाकिस्तान में, चूँकि वो कहते हैं कि सराइकी में एक लफ्ज़ है कि घर दी कुड़ी होली होती है, तो वही सीन है इनका। वो DI खान में इतनी उनकी पहचान नहीं है लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान में एक अच्छा नाम रखते हैं। उन्होंने मुझे कल रात बताया कि उस लड़की को फ्रीलांसिंग थोड़ा मैंने बताया तो उनके अंदर ये था कि वो अच्छी पेंटिंग कर सकती थी, लेकिन इतनी अच्छी नहीं जैसे मुख्तलिफ डेरा में कर रहे हैं लोग पेंटर अच्छे से। तो मैंने उनको तरीका बताया कि इस तरीके से आप इस पेंटिंग को बेचें, इसकी कीमत लगाएं कि मैं ये $100 की बेचना चाहती हूँ या $50 की। कहते हैं कोई 1 साल हो गया और अब वो पेंटिंग बेच रही है वही लड़की। सही। और घर बैठे आराम से घर बैठे पेंटिंग बनाती बेचती, सिंपल सी, कोई इतनी सी बात नहीं है। और वो तकरीबन 70-80-90 हज़ार रुपए एवरेज के हिसाब से मंथली कमा रही है घर बैठे। उसके वालिदैन इतना नहीं कमाते। अब देखिए उसका शौक भी पूरा हो रहा है जो उसको था। जी बिल्कुल। मतलब उसको किसी ने उसके ऊपर स्ट्रेस नहीं किया कि जी आपने डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है या प्रोफेसर बनना है या वो वकील बनना है।
कोई स्ट्रेस भी नहीं है, उसका जो शौक है उसी शौक से वो फिर कमा भी रही है, और जिस चीज़ का फिर आपको शौक होता है तो आप उसमें थकते भी नहीं हैं। अच्छा, ये फ्रीलांसिंग की बात भी हो गई, कैरियर काउंसलिंग के हवाले से एक चीज़ और भी थी कि इंग्लिश लैंग्वेज का आप कोई खसूसी एक ऐसा कोर्स शुरू करने जा रहे हैं डेरा इस्माइल खान में, जो अपनी नौइयत का वाहिद एक कोर्स होगा जिसमें बच्चे जो है काफ़ी हद तक इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। इंग्लिश ज़बान की अहमियत से इनकार तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है, आए रोज़ ये ट्रेंड जो है बढ़ता जा रहा है। तो वो जो इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स है वो आप किस तरह से करवा रहे हैं और किस हवाले से होगा, उसकी थोड़ी सी तफसील आप बताएंगे। काशिफ भाई, जहाँ तक इंग्लिश की बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी जो ज़बान है, कौमी ज़बान, उसकी हमारे लिए बड़ी अहमियत है। लेकिन सबसे जो मैं समझता हूँ कि आपको मुआशी तौर पर मजबूत होना चाहिए, और मईशत के अंदर इंग्लिश का बहुत बड़ा किरदार है। आपका सबसे पहले तो आप देखें ना, चंद अगर अफराद गुफ्तगू कर रहे हैं, 10 अफराद 12 अफराद, तो उसके अंदर वो 10 बड़े पढ़े लिखे भी होंगे, उनके पास अच्छे आइडियाज़ भी होंगे और अच्छा बोल सकते होंगे, लेकिन एक बंदा आएगा और उसके अंदर चंद अल्फाज इंग्लिश को बोलेगा, सारे चुप हो जाएंगे कि हमारी बेइज्जती ना हो जाए। ये हमारा अलमिया। बिल्कुल। अब जब उसने बात की तो उसको ऐसा महसूस होगा जैसे मैं इन सब से जीत गया हूँ। एक तो कॉन्फिडेंस उसका बढ़ गया। दूसरी बात यह है कि अगर वही बंदा मार्केटिंग करता है तो इंग्लिश वाले की बात सुनी जाती है, मार्केटिंग उसकी अच्छी हो गई। इसके अलावा फ्रीलांसिंग है तो इसके अंदर हज़ारों चीज़ें आप बेच सकते हैं, लेकिन मसला यह है बेचेंगे तो तब जब आप गुफ्तगू कर सकें। मैं अब इंग्लैंड के बंदे से गुफ्तगू ही नहीं कर सकता तो मैं बेचूंगा कैसे? तो मैंने अपनी चीज़ बेचने के लिए वहाँ मुझे इंग्लिश चाहिए। उसके अलावा इंग्लिश जो है, जब आपकी अपनी बेहतर हो जाएगी, आप अपने बच्चों को अपने उसके लिए उनको भी सिखाएंगे और ऐसा ऐसा आपका सिलसिला बड़ा आसानी से चल पाएगा। अब रही बात कि इंग्लिश सीखी कैसे जा सकती है, इंग्लिश हो या कोई भी ज़बान हो। जैसे हम एक एकेडमी बनाई, उन्होंने दावा कर दिया कि 20 दिन में आपको इंग्लिश सिखा देंगे। अब वो 20 दिन ऐसा है कि टेंसेस जिसने 10th किया उसने पढ़े हुए हैं, इंग्लिश उसको आती है। अब उन्होंने फिर वही टेंसेस पढ़ा दिए और वो समझते हैं कि जी इंग्लिश इनको आ गई। वो 1 घंटा इंग्लिश को देते हैं क्लास में, 23 घंटे फिर उन्होंने जो उनकी ज़बान है, सराइकी, पश्तो, उर्दू वगैरह, उसको देने। ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि वो सीखें। तो हमने ये तरतीब बनाई कि पूरा जो 15 दिन है हमारे, अब 7 या 8 या 6 लड़कों के ऊपर एक टीचर तैनात होगा। अब उसका काम ये है कि उन्होंने उसी कमरे में उस टीचर ने सोना है, उसी दस्तरखान पर उसने खाना खाना है, और जो आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आपका बैडमिंटन खेलते हैं, आप पहाड़ों पर सफ़र करते हैं, क्योंकि हमने लेके वहीं जाना है किसी ठंडे इलाके में, अब्टाबाद या उससे ऊपर। अच्छा, ये जो आपका कोर्स होगा कैरियर काउंसलिंग के हवाले से या इंग्लिश लैंग्वेज का, ये उन्हीं ठंडे इलाकों में होगा? जी, उन्हीं ठंडे इलाकों में होगा। उसकी वजह एक तो डी खान की गर्मी भी हो जाएगा और मतलब सीखने की कोशिश भी कर बेहतर। एक तो ये डी खान की गर्मी, दूसरा जो एक मसला ये है कि जब आप एक जगह बैठे रहते हैं तो आपका मजीद, अब किसी के ऊपर हम किसी को बंद कर दें और उसको कहेंगे जी इंग्लिश बस बोलते रहो, तो हो सकता है कि वो नेगेटिव असर पड़े और वो हो जाए कि यार ये क्या मेरे ऊपर चीज़ मुसल्लत हो गई। तो हम जब उसको थोड़ा रिलैक्स करेंगे, अब एक पहाड़ पर गए, साथ साथ बातें करते गए इंग्लिश में, फिर वहां जाके थोड़ी सी 20 मिनट की क्लास लगा ली कि अब ये चीज़ें आप नई सीख लें, फिर उनको 2-3 घंटे के लिए रिलैक्स कर दिया, लेकिन उस रिलैक्सेशन में इंग्लिश चलती रहेगी, टीचर साथ होगा। बाकी किसी चीज़ की कोई पाबंदी नहीं है कि आपने यूँ रहना, आप जैसे अपना निज़ाम चला सकते हैं, आपके लिए बेहतर है वैसे होगा। फ़र्क सिर्फ ये है कि आपको पूरा दिन इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ 15 दिन में आप ऐसे ट्रैक पर आ जाएंगे कि आप जब वापस आएंगे तो आपका जी चाहेगा कि मैं बोलता रहूँ। और वो जो थोड़ा बहुत डर था, जो शर्म आती थी, या जो हमारे सराइकी में जब कोई इंग्लिश बोले तो उसको फिर कहते हैं कि यार माँ अंग्रेज़ है, ये फिर इस तरह की बातें, तो वो उसको ये बर्दाश्त करना भी सीख जाएगा, उसको इंशाल्लाह इस चीज़ की टेंशन नहीं होगी। यानी खेलने खिलाने का अमल होगा, टूर का टूर हो जाएगा और वो बच्चे जो है इंग्लिश भी सीख जाएंगे। अब एक बात मुझे बड़ी पसंद आई कि मैट्रिक तक जब बच्चा पढ़ लेता है, अब तो वैसे भी इंग्लिश मीडियम स्कूल से बच्चे फारिग तहसील हो रहे हैं, तो इंग्लिश तो उसको आती है, लेकिन मेन चीज़ जो होती है वो उसकी हेजिटेशन, झिझक होती है। वो मतलब 4 बंदों में बैठ के उर्दू में, सराइकी में, पश्तो उर्दू में तो बात कर सकते हैं, लेकिन जब इंग्लिश की बात आती है तो उसको ये डर होता है कि ये बड़े लोग बैठे हुए हैं, ऐसा ना हो मेरी कोई बेइज्जती किस्म की हो जाए। तो वो हेजिटेशन जो है इसकी वो भी ख़त्म हो जाएगी। और एक बात मज़े की कि जब आप फ्रीलांसिंग पे काम कर रहे होते हैं और ऑनलाइन बिजनेस पे आपने काम करना है तो डेफिनेटली इंग्लिश जो है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने अपनी मार्केटिंग, अपनी चीज़ों की मार्केटिंग जो है वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं करनी, पाकिस्तान से बाहर भी करनी है। हाफिज़ मोहम्मद भट्टी साहब जो हैं हमारे साथ, इनसे आखिरी सवाल जो है मेरा वो ये है कि कैरियर काउंसलिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, टूरिज़म और ये सारी चीज़ों को आपने इकट्ठा कर दिया। मकसद ये है कि नौजवान नस्ल जो है वो किसी एक ख़ास और मुस्बत समत में जो है वो
ट्रैवल कर सकें। जी। हमारी जो नौजवान नस्ल है, आपके जो मुख्तलिफ मनसूबाजात हैं मुस्तकबिल में, कैरियर काउंसलिंग का है, इंग्लिश लैंग्वेज का है, उस हवाले से और जर्नली आप हमारी नौजवान नस्ल को क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? देखें काशिफ भाई, एक तो इसमें ऐसा तो कोई मसला नहीं है कि मैं आपसे जुदा हूँ इन लोगों से, या हम कोई अलग थलग तो है नहीं, इसी मिट्टी के हैं। और वही चीज़ें जो आप कर रहे हैं वो हम कर चुके हैं या कभी कभी अब भी कर लेते हैं। सही। तो हमें अब, लेकिन ये इतना समझ आ गई है कि अब जब हम गलती करते हैं तो हमें उस चीज़ की समझ आ जाती है। रात को जब अपना मुहासबा करते हैं कि यार, जैसे मैं मेरा पॉलिटिकल जो माइंड है, मैं मिसाल के तौर पर इमरान खान की मुखालफत करता हूँ, तो मुझे इस चीज़ की समझ ही नहीं आती। जब मैं मुखालफत कर रहा हूँ तो भाई ज़रूरत क्या है, एक पॉइंट ऑफ व्यू है, देना है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि मैं फेसबुक पर शुरू हो जाऊँ। और ये मैं कर भी जाता हूँ कभी कभी, जो मुझे नहीं करना चाहिए। इस तरह कोई जब इनकी इमरान खान की इसमें मोहब्बत में कभी कभी बहुत ज़्यादा कर जाते हैं, उसमें फिर ये मसला होता है जब आप किसी को एक आपने पोस्ट कर दी, उसके बाद नीचे कमेंट। अब कमेंट उसमें ऐसा नहीं होगा, कभी कभी आपको डायरेक्ट हिट करेंगे, जब आपको हिट करेंगे आपको जवाब देना पड़ेगा। अब वो 20-30 कमेंट के अंदर आपका आधा घंटा लग गया और आपके जहन पर भी सवार हो गया। उस आधे घंटे के बाद भी आपका 1 घंटा तो उसी में गुजरेगा, यानी कि आप कमेंट नहीं भी कर रहे तो जहन के अंदर वो बात बैठ जाती है। भाई किसके लिए ये? अगर यही आप अपनी लाइफ को देते हैं, अपनी ज़िंदगी बनाना है क्या? मैंने आपको सिंपल सी बात बताई। अब मैं टूर ले जब मैंने अपने बिजनेस की तरफ मुतवज्जो हुआ तो मुझे फिर अभी ये ईद के बाद तो मैंने कहा यार ये रमज़ान कैसा गुजार दिया सियासी बहस में। तो उसमें जैसे ही मैं गया फौरन मेरा पहला आइडिया मुझे ये आया, अब ये बात थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन मुख्तसर, कि पहला आइडिया मुझे ये आया कि डी खान से जब मैं जाता हूँ वहाँ, और वहाँ जाके जब मैं सौदा सलफ लिया, पहली चीज़ मैंने ली ये टमाटर। आपको बात शायद ये बड़ी लो लेवल की लगे, लेकिन मैं इसमें से जो चीज़ निकालना चाहता हूँ, टमाटर जब मैंने वहाँ लिया तो मैंने कहा ये डी खान में तो कल मैंने इसको 80 रुपीज़ का 80 पर केजी लिया और यहाँ 200 प्लस है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ। उसके बाद अगले टूर पर जो मैंने उसकी तरतीब बनाई वो ये किया कि 6 किलो वो जो टमाटर थे वो मैं लेके यहीं से नहीं ले गया, उसको मैंने सुखाया, उसका पानी सुखा लिया, तो वो बन गया 1 kg। अब वो जो गैस जो मुझे लगना था, क्योंकि ठंडे इलाके में जो यहाँ चीज़ आधे घंटे में पकती है वो 1 घंटे में पकती है, वो भी बचत। दूसरी बात ये है कि मेरा टाइम की बचत, 15 मिनट में सालन तैयार होता था। और तीसरी जो उसमें फ़ायदे की बात थी कि वो कीमत मेरी 3 हिस्से कम हो गई थी। सही। और फिर वहीं मैंने सोचा कि ये अब अगर मैं नेक्स्ट टूर पर आऊँ, और ये मैं कर भी चुका हूँ, तो मैंने एक होटल वाला वहाँ अड़ंकेल है कश्मीर में, मैंने उससे बात की कि ये आप देख रहे हैं, उसको मैंने दिखाया। उन्होंने कहा, उन्होंने कहा ये क्या है? ये केचप है। मैंने कहा नहीं केचप नहीं, इस टमाटरों को केचप की तरह बनाया है, तो ये सालन में। उसने वो देखा तो बड़ा हैरान हुआ। तो मैंने कहा यहाँ अड़ंकेल में किस तरह ले रहे हो? तो उसने कहा यहाँ तो हमें चूँकि वो जो 35 kg टमाटर या 35 kg का कोई भी वजन जब वो उठा के अड़ंकेल पर ले जाते हैं तो उठाने वाले भी 500 लेते हैं। तो मैंने कहा आप 100 kg को 30 kg करके ले जाएं, तो ये 3-4 चीज़ें मिक्स करके, तो उसके साथ मैंने डिसाइड किया कि मैं जो टमाटर डेरा से लूँगा वो मैं 80 रुपये पर केजी लूँगा, लेकिन ये सारा कुछ बना के मैं आप तक पहुँचाऊँगा, मुझे आपने पर केजी वो 45 रुपीज़ देने हैं। तो वो भी मैंने 3-4 हज़ार अगले टूर में कमाए। अब मैं इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, मेरा बिजनेस था, तो मैंने सोचा कि 4-5 हज़ार रुपये मैं और भी कमा सकता हूँ, और बड़ा आसान था, ठंडा इलाका था, तो मेरे लिए सब कुछ आसान हो गया। तो यही मैं आपको कहूँगा तमाम नौजवानों को कि इसको भी करें। और दूसरी एक फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि वक्त की अहमियत को समझें। जी, वक्त की अहमियत को। और 8 जून को जो सेमिनार हो रहा है उसके अंदर ज़रूर आएँ डिस्ट्रिक्ट हॉल में, और आप वालिद हैं तो अपने बेटे को तैयार करें, और हो सकता है तो आप साथ खुद आ जाएं, कोई मसला नहीं है, हमें खुशी होगी। और इस तरह अगर आपका दोस्त है तो उसको तैयार करें, आपका भाई है तो उसको तैयार करें, लाजमी ऐसा करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि वो बहुत कुछ लेकर जाएगा। अब यहाँ तो मैं बात कर रहा हूँ, यकीनन वहाँ बड़े लोग होंगे, बड़े समझाने वाले होंगे, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना है, और हर हवाले से, यानी कि आप फिज़िक्स के जो प्रोफेसर हैं वो आपको बताएंगे कि फ़िज़िक्स क्यों लेनी चाहिए, या आप फिज़िक्स ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं, या आपके कितने मार्क्स हैं तब आपको फिज़िक्स इंशाल्लाह सूट करेगी या नहीं करेगी। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह अज़ीज़ आपको सेमिनार में बताई जाएंगी। आप तमाम जो 10th के स्टूडेंट हैं या
आगे भी जा चुके हैं, तो वो ज़रूर इस सेमिनार में शरीक हों। हाफिज़ मोहम्मद भट्टी साहब से हमारी जो मुलाकात है ये काफ़ी सूदमंद रही, और ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि उन स्टूडेंट्स के लिए जो मुस्तकबिल में अपने कैरियर का इंतखाब करना चाहते हैं और फिर प्रैक्टिकल फील्ड में पहुंचकर अपने फील्ड के अंदर वो मुख्तलिफ़ कारनामे जो है वो सर अंजाम देना चाहते हैं। उनके लिए जो सेमिनार हाफिज़ मोहम्मद भट्टी साहब की तरफ से 8 जून को मुनक्किद किया जा रहा है उसको अटेंड करना बहुत ज़रूरी है। फ्रीलांसिंग के हवाले से भी बात हुई, ऑनलाइन बिज़नेस के हवाले से भी बात हुई, कैरियर काउंसलिंग के हवाले से भी बात हुई, और जो मैसेज भट्टी साहब ने कन्वे किया वो ये था कि हमारे जो नौजवान हैं ये वक्त की अहमियत को समझें और सोशल मीडिया के जो मुख्तलिफ़ प्लेटफार्म्स हैं, चाहे वो व्हाट्सएप है, फेसबुक है या टेलीग्राम है या जितने भी प्लेटफार्म्स हैं, उनके ऊपर ख्वामखा की सियासी बहस में अपना वक्त ज़ाया ना करें, बल्कि वो अपने इस कीमती वक्त को ऑनलाइन बिज़नेस या फ्रीलांसिंग में इस्तेमाल करके घर बैठे ना सिर्फ पैसा कमा सकते हैं बल्कि अच्छे खासे मुस्तकबिल को महफूज भी कर सकते हैं। तो आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह एक नई शख्सियत के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।